नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय कुमार मिश्रा, कंसल्टेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर से। और आज हम चर्चा करेंगे वर्ल्ड नो टोबैको डे के उपलक्ष्य में। जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि हर साल के मई 31 को हम वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में मनाते हैं। हमें नाम से ही प्रतीत होता है नो टोबैको डे, जो अपने आप में बताता है कि हम किस तरह से टोबैको के सेवन से दूर रहें। अगर आप देखें तो आज की जो युवा पीढ़ी है, खासकर जो 18 वर्ष से कम उम्र के भी जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनमें से भी कई लोगों में देखने को मिलता है कि वो किसी न किसी तरह के तंबाकू के पदार्थों का सेवन कर रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं। तो इसी के विषय में आज चर्चा करेंगे हम। हमारे साथ कुछ कैंसर विशेषज्ञ यहाँ पे मौजूद हैं। मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा डॉक्टर मोहरा मैडम को। मैडम नमस्कार। नमस्ते। मैडम कंसल्टेंट ऑन्को सर्जन है NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर में। डॉक्टर पीयूष शुक्ला सर, स्वागत है आपका आज की चर्चा में। नमस्कार। डॉक्टर पीयूष कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सिद्धार्थ तुलकर सर, जो कि कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर से। सर, मैं आप तीनों का आज की इस चर्चा में स्वागत करना चाहता हूँ। मोहर मैम, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो तंबाकू का लोग सेवन करते हैं, तो इसलिए किस किस प्रकार से तंबाकू का सेवन हो सकता है और इससे क्या क्या जोखिम हो सकते हैं लोगों को? जी, तंबाकू देखिए एक नशीला पदार्थ है, एक एडिक्टिंग सब्सटेंस है। हम सब जानते हैं कि उसका जो एडिक्टिंग सब्सटेंस निकोटिन है, वो पहले तो एक प्लेजर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे आदत पड़ने लगती है तंबाकू सेवन की। तंबाकू दो फॉर्म में आता है। एक तो है कि स्मोक फॉर्म, जैसे कि सिगरेट्स, बीड़ी, हुक्का, और दूसरा है कि स्मोकलेस फॉर्म, वो है खैनी, जो स्नफ होता है, गुड़ाकू मंजन करते हैं, ठीक है, और तंबाकू सेवन जो करते हैं। तो स्मोक फॉर्म्स हो चाहे स्मोकलेस फॉर्म हो, दोनों ही शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। ये सिर्फ शरीर के एक सिस्टम को अफेक्ट नहीं करता है, ये मल्टीपल सिस्टम्स को अफेक्ट करता है। जैसे कि तंबाकू सेवन की वजह से जो खून की धमनियां होती है, जो आर्टरीज होती है, वो थोड़ा कंस्ट्रिक्ट होना, यानी उसमें नैरोइंग होना शुरू होता है, जिसकी वजह से उसकी असर हार्ट और ब्रेन में होती है। ब्रेन में वो स्ट्रोक क्रिएट कर सकती है, हार्ट में हार्ट अटैक मरीज को हो सकता है इसकी वजह से, और ये लंग्स को भी काफी क्षति पहुंचाता है। जैसे कि हम जो बोलते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जो COPD बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस होता है, मरीज को काफी खांसी रहती है, या लंग में एम्फिसेमेटस चेंजेस आ जाते हैं, जो कि एक क्रोनिक प्रॉब्लम मरीज में हो जाता है। और सबसे ऊपर मैं कहना चाहूंगी कि ये कैंसर करता है। इंडिया में अगर हम कहते हैं कि जो अगर हम 100 मरीज लेते हैं, तो 30 मरीज यानी 30% का जो कैंसर का बर्डन है, ये तंबाकू सेवन की वजह से मुंह एवं गले के कैंसर के रूप में आता है। और ये सिर्फ मुंह एवं गले का कैंसर नहीं करता है, ये स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर, आमाशय यानी पैंक्रियास का कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर, महिलाओं में सर्विक्स का कैंसर, इवन कहते हैं कि स्मोकिंग की वजह से महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का भी इंसिडेंस ज्यादा होता है। तो ये बहुत सारे ऑर्गन्स का कैंसर करता है। सही बात है मैम। डॉक्टर पीयूष, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से काफी प्रयास करती है, उन्होंने बाध्य कर रखा है कि किसी भी तरह के तंबाकू के प्रोडक्ट्स के जो पैकेट होते हैं, उसमें लिखा होता है कि स्मोकिंग कॉजेज कैंसर या तंबाकू से कैंसर होता है। हम अगर मूवीज में देखने जाते हैं तो वहां पे भी कई सारे इसके ऐड आते हैं। तो ये जो इस तरह से लोगों को जागरूक करने का एक प्रयास करना, इसका कितना असर होता है लोगों पे? देखिए, जैसे जो आप बोल रहे हैं, ये 2016 का वर्ल्ड नो टोबैको डे का एक थीम था, प्लेन पैकिंग। प्लेन पैकिंग का मतलब था कि अपना जो सिगरेट्स के या जो भी तंबाकू के पाउचेस वगैरह आते हैं, उसमें उसको लेस अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम लोग उसमें सिर्फ प्लेन पैक करें और उसके साथ एक लोगो ग्राफिक्स ऐसे हों जिसमें ये दर्शाया हो कि इससे कर्क रोग हो सकता है। एक स्टैट्यूटरी वार्निंग होती है, जो वार्निंग अच्छे से प्रिंटेड होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने निर्देशित कर रखा है। पर अब कहने को 28 हम लोगों के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ पे टबैको बैंड है, पर अभी हम अपने छत्तीसगढ़ में भी देखें तो
ये बैन सिर्फ दिखाने का है, इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा, तो हमारा जो भी रूल्स या रेगुलेशंस बन रहे हैं उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, तब तो उसका कोई लाभ। तो ये वार्निंग एक अच्छा उपयोग है, पर उसका प्रॉपरली यूटिलाइजेशन होना चाहिए। जी सर। डॉक्टर सिद्धार्थ, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति अगर तंबाकू, किसी भी तरह के तंबाकू पदार्थ का सेवन कर रहा है तो इसका असर उसके शरीर में कितने समय के बाद देखने को मिल सकता है? जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। आप तंबाकू क्या जो इफेक्ट होता है बॉडी पे, ये मल्टीपल ऑर्गन्स में पड़ता है। ना सिर्फ इससे कैंसर की संभावना बढ़ती है, बट इससे दूसरे डिसीजेज जैसे कार्डियोवास्कुलर डिसीज है, लंग में अस्थमा, इन सारी चीजों की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब मैं अगर सिर्फ कैंसर की बात करूं तो हम ये बोलते हैं कि जब एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन है, 5 या 10 साल आपका टोबैको की हिस्ट्री है या स्मोकिंग की हिस्ट्री मोर देन 15 ईयर्स है, उसके बाद आपको लंग कैंसर का रिस्क बढ़ता है। लेकिन हम फिर भी अगर हमारी रियल लाइफ प्रैक्टिस की बात करते हैं तो कई बार 25 साल के लड़कों को हमने देखा है कि जिनमें कैंसर डेवलप हो गया है। कई बार मैंने 24 साल के लड़कों को देखा है कि उनको वो टोबैको खाते हैं और उनको मुंह का कैंसर हो गया है। तो ऑल्दो स्टडीज में हम कोट करते हैं कि 10-15 ईयर्स बाद उनका सिग्निफिकेंट रिस्क बढ़ता है, लेकिन रिस्क ऑन द डे ऑफ स्टार्ट से ही बढ़ना शुरू हो जाता है। और जिनमें ऑलरेडी इस चीज का प्रीडिस्पोजिशन है, मे बी उनको कैंसर बहुत जल्दी डेवलप भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि एक ड्यूरेशन के बाद ही आपको कैंसर डेवलप हो रहा है या आपकी बॉडी को साइड इफेक्ट हो रहा है। साइड इफेक्ट आपको जिस वक्त आप टोबैको ले रहे हैं शुरू तो वहीं से हो चुके हैं, है ना। उसके बाद आपकी बॉडी किस टाइप से उसको रिएक्ट कर रही है, किसी किसी की बॉडी बहुत तेजी से रिएक्ट करती है और उनमें कैंसर बहुत जल्दी भी डेवलप हो रहा है। इवन 23-24 साल की उम्र में लोगों को इस प्रकार के घातक डिसीज हो रहे हैं। तो इसमें कोई पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अलावा हमें ये भी सोचना होगा कि डिसीज का इंसिडेंस कितना कम हो सकता है अगर हम टोबैको को कम करें। जैसे कि अगर हम लंग कैंसर की बात करें तो 85% कैंसर के केसेस घट सकते हैं अगर सिर्फ टोबैको की स्मोकिंग रुक जाए। जी सर, काफी सही बात है सर। मोर मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे आपने बताया कि किसी भी तरह के तंबाकू के सेवन से कैंसर होने के सबसे ज्यादा चांस होता है। उसमें एक जो कैंसर होता है मुंह का कैंसर होना काफी ज्यादा मात्रा में देखा गया है लोगों में। तो आप यूजुअली किस तरह के पेशेंट देखते हैं जिनको मुंह का कैंसर है, या मरीज जब आपके पास आते हैं तो वो किस स्टेज में आपके पास आते हैं दिखाने के लिए? जी, आप इसके बारे में कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे मैम? मुंह के बहुत सारे सबसाइट्स होते हैं। जैसे कि अगर हम बोले कि मुंह यानी उसके जो सबसाइट्स है वो है अंदर जीभ, गाल का अंदरूनी हिस्सा, तालू यानी पैलेट, मसूड़े और लिप्स बेसिकली। तो ये सारे मिला के हम देखते हैं कि ये अलग अलग सबसाइट्स का इन्वॉल्वमेंट आता है, मरीज इसका कैंसर लेकर आते हैं। और क्योंकि अवेयरनेस की काफी कमी है, तंबाकू सेवन जो लोग करते हैं बेसिकली उनको अपना ओरल कैविटी का एग्जामिनेशन खुद सीखना चाहिए। ये जो सबसाइट्स मैंने बताए हैं वो उनको खुद साल में एटलीस्ट 1 या 2 बार खुद उनको मिरर में अपने ये सारे सबसाइट्स देखने चाहिए कि इसमें कोई छाला तो नहीं डेवलप हो रहा है या इसमें कोई ट्यूमर तो नहीं उभर कर आ रहा है। अगर ऐसा कुछ भी उनको डाउट जाता है तो उनको तुरंत डॉक्टर से अपना चेकअप करवाना चाहिए। अगर वो लोग खुद ये जांच नहीं कर पा रहे हैं तो उनको एटलीस्ट साल में 1 बार जाके अपना ओरल कैविटी का एग्जामिनेशन डॉक्टर के द्वारा करवाना चाहिए। इससे हम तंबाकू से होने वाले कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं। या अगर वो लोग उसका प्री मैलिग्नेंट कंडीशन लेकर आते हैं, यानी कैंसर हुआ नहीं है लेकिन अगर वो चीज परसिस्ट कर गई, जैसे हम बोलते हैं कि सफेद दाग होना या लाल या सफेद दाग का कॉम्बिनेशन होगा, इरिथ्रोप्लेकिया जिसको बोलते हैं, ल्यूकोप्लेकिया होता है, तो अगर ऐसी कंडीशन लेकर आते हैं तो उसको हम प्री मैलिग्नेंट फेज में भी ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन ये अवेयरनेस की कमी के कारण हम जब देखते हैं मरीज जो दूर दूर से हमारे पास ट्रीटमेंट लेने के लिए आते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, वो लोग जनरली हमारे पास लैंड करते हैं स्टेज 3 या स्टेज 4 में, जब ट्यूमर की साइज ऑलमोस्ट 5 सेंटीमीटर जैसी हो जाती है, गले में गुठलियां आ जाती है, तो वो लोग मेरे पास स्टेज 3 स्टेज 4 में आते हैं। और मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि कैंसर के हर स्टेज के साथ उसका सर्वाइवल कम होना, ट्रीटमेंट लेने के बाद भी मरीज का सर्वाइवल कम होता है। जैसे स्टेज 1 में अगर हमको 90% सर्वाइवल मिलता है, स्टेज 2 में हमको 70-80% सर्वाइवल
है पोस्ट ट्रीटमेंट, सेम चीज जब स्टेज 3 बन जाती है, गले में गुठलियां आ जाती है मुंह के कैंसर की वजह से, वो सर्वाइवल 50% ड्रॉप हो जाता है। और स्टेज 4 में तो हम सब जानते हैं कि 35-40% पेशेंट्स अच्छे रहते हैं 5 साल तक, और बाकी पेशेंट्स को कहीं ना कहीं बीमारी वापस आती है। तो इसीलिए स्टेजिंग की अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके जो लोग तंबाकू सेवन करते हैं उनको एक अपना स्क्रीनिंग भी करवाना चाहिए साल में एक बार, और अगर कोई उनको डाउट जाता है तो उनको बहुत जल्दी डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। मैम यहाँ पे ये कहना बहुत बेहतर होगा कि जो लोग ऑलरेडी तंबाकू का सेवन कर रहे हैं वो सबसे पहले तंबाकू का सेवन करना बंद करें, किसी भी तरह की स्मोकिंग भी करते हैं तो स्मोकिंग करना बंद करें, है ना। और दूसरी चीज जैसे आपने बताया कि अर्ली डिटेक्शन बहुत जरूरी है। मैं आशा करता हूँ कि आज जो जानकारी हम यहाँ पे लोगों को दे रहे हैं आपके द्वारा, उससे एटलीस्ट जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों में कुछ जागरूकता आए, वो लोग सेवन बंद करें और उसके बाद अपने आके चेकअप कराएं एटलीस्ट जल्दी से। डॉक्टर पीयूष, मैं बीइंग रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, मैं आपकी तरफ से जानना चाहूंगा कि रेडिएशन का इस तरह के तंबाकू रिलेटेड कैंसर्स में क्या रोल है, उनसे किस हद तक बीमारियों को ठीक किया जा सकता है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अभी तंबाकू रिलेटेड कैंसर्स जैसा कि मैम ने बताया था कि हम लोग बेसिकली अभी मुख के कैंसर या हेड एंड नेक कैंसर की बात कर रहे हैं, पर पाया गया है टोटल 19 कैंसर्स हैं जिसमें कि तंबाकू का उपयोग या सेवन करने से उसकी रिस्क बढ़ जाती है। पर अभी हम लोग सिर्फ हेड एंड नेक का अगर बात करें तो लगभग 70% केसेस में कहीं ना कहीं रेडिएशन का रोल रहता है, या तो वो ऑपरेशन के बाद हो या हो सकता है कीमो के साथ हो या फिर कीमोथेरेपी के बाद हो, या कई बार अपफ्रंट रेडिएशन करके भी सर्जरी के लिए उसे उपयुक्त बनाया जाता है। तो अगर हेड एंड नेक कैंसर्स की बात की जाए तो कुछ सबसाइट्स, जैसे कि अगर जीभ की बात करूं, टंग कैंसर बहुत ही ज्यादा वेस्कुलर माना जाता है, तो उसमें इवन इन अर्ली स्टेजेस भी देखा गया है कि नोड पॉजिटिव हो जाती है, तो ऐसे केसेस में रेडिएशन का रोल आता है। तो अगर रेडिएशन का रोल देखा जाए तो कहीं भी नोड पॉजिटिव या एडवांस स्टेज में, जैसे स्टेज 3-4 में पेशेंट्स लैंड अप करते हैं, तो उसमें सर्जरी के बाद लगभग 100% टाइम्स हमें रेडिएशन देना पड़ता है। जी सर। डॉक्टर सिद्धार्थ, मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक बहुत ही लोगों में एक डाउट होता है, कॉमन डाउट है कि कैंसर से एक बार अगर कोई मरीज ठीक हो गया है, और क्योंकि हम जानते हैं कि तंबाकू जैसी यूजुअली लोगों में आदत बना देती है, तो ऐसा मरीज अगर फिर से वापस से तंबाकू के पदार्थ शुरू करता है तो उनको फिर से वापस कैंसर होने के कितने चांसेस रहते हैं? जी, देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया कि तंबाकू से कैंसर का रिस्क बढ़ता है ना। तो अगर रिस्क बढ़ रहा था वो कैंसर के पहले हो या बाद में हो, तो रिस्क तो वो बढ़ने ही वाला है। और ऑलरेडी जिसमें एक बार कैंसर डेवलप हो चुका है, मींस बॉडी उसको उस तरीके से रिएक्ट कर चुकी है ना। तो ऐसे में अगर आप टोबैको देंगे तो ये आग में घी डालने जैसा है कि और ज्यादा इसके चांसेस बढ़ेंगे, तो रिस्क जो है वो इवन और ज्यादा हो जाएगा रिलैप्स होने का। तो इनमें डिजीज वापस आने के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। ना सिर्फ ऐसे लोगों को मुंह के कैंसर ही डेवलप होते हैं, मुंह के कैंसर जिनको रहे उनको कई बार लंग कैंसर की भी बीमारी हो जाती है। तो अगर आप फिर से उस चीज में इंडल्ज होंगे देन आपके लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज्यादा घट जाते हैं। जी सर। अभी जो स्थिति पूरे भारत में, पूरे विश्व में है, कोरोना महामारी चल रही है, और अभी हम भारत में, छत्तीसगढ़ में हर तरफ एक जो कोरोना की दूसरी लहर है ये चल रही है, और काफी स्टेट्स में पीक आया हुआ है, छत्तीसगढ़ में पीक आया था, अभी केसेस थोड़े से कम होने चालू हुए हैं। लेकिन अगर हम कैंसर और कोरोना काल में हम अगर कैंसर के मरीजों के उपचार की बात करें तो मोहन मैडम, आपसे जानना चाहूंगा कि हमारे संस्थान में जैसे हर तरह के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है, तो कोरोना काल में इस तरह की सुविधाओं का उपलब्ध होना ये किस तरह से सहायक बन सकता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी कोरोना काल में कैंसर के मरीजों को काफी दिक्कत गई है, क्योंकि वो पीक का फेज आया था, तो उस वक्त हम पेशेंट्स का सर्जिकल एस्पेक्ट नहीं डील कर पा रहे थे। उनको एक अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट मोडालिटी पे रख के कि उनकी स्टेजिंग ना बढ़े, जैसे कि कुछ पेशेंट्स में कीमोथेरेपी या उनमें ओरल मेट्रोनोमिक ड्रग्स हम लोग बोलते हैं, उस पर रखा गया था। अभी
और कई पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आ रहे हैं कि जिनको ऑलरेडी कोरोना, कैंसर के पेशेंट है लेकिन उनको कोरोना हो चुका है, वो पोस्ट कोविड फेज में हमारे पास आ रहे हैं। तो हमारे पास ये बहुत अच्छी सुविधा है कि यहाँ पे हमारे पास पल्मोनोलॉजिस्ट इस हॉस्पिटल में अवेलेबल है। हमारी एनेस्थेसिया टीम भी बहुत ही स्किल्ड एनेस्थेसिया टीम है, क्योंकि पिछले ही हफ्ते में हम लोग 3 पोस्ट कोविड पेशेंट्स ऑपरेट कर चुके हैं, जिनको पहले लंबे अरसे तक ऑक्सीजन थेरेपी भी लगी थी कोरोना की वजह से, लेकिन क्योंकि हॉस्पिटल में मल्टी स्पेशलिटी बैकअप है तो ऐसे पेशेंट्स को आप इजीली हैंडल कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है मैडम, हमको सब स्पेशलिटी का होने से मरीजों के लिए काफी फायदेमंद बात साबित होती है ये। मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा, अभी हर तरफ न्यूज में, न्यूज चैनलों में, न्यूज पेपर में हर तरफ ब्लैक फंगस के बारे में काफी चर्चा हो रही है। तो ब्लैक फंगस क्या है और इससे क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, बीमारी किस तरह से होती है, इसके बारे में आप कुछ लोगों को अवगत कराना चाहेंगे? अभी जब कोरोना के केसेस डिक्लाइनिंग ट्रेंड में आ गए हैं तो हम देख रहे हैं कि दूसरे इन्फेक्शंस, जैसे कि जो डॉक्टर साहब ने कहा ब्लैक फंगस यानी उसको हम म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, उसको हम अभी एपिडेमिक फॉर्म में, महामारी फॉर्म में देखना शुरू कर दिए हैं। हम जब कैंसर की पढ़ाई करते थे आज से 15 साल पहले, तभी भी हम म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस देखते थे। ये एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। अपॉर्चुनिस्टिक यानी जब हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है तब इस टाइप के फंगल इन्फेक्शंस हावी होना शुरू हो जाते हैं। ये खास करके कोरोना टाइम में इसलिए देखा गया है क्योंकि मरीजों को ठीक करने के लिए WHO की गाइडलाइंस के हिसाब से मॉडरेट से सीवियर जो पेशेंट्स कोविड लेकर आते थे उनको लंबे अरसे तक स्टेरॉइड्स देना पड़ा है। वो लोग लंबे अरसे तक ऑक्सीजन थेरेपी पर थे, हाई फ्लो ऑक्सीजन सिस्टम पर थे, वेंटिलेटर पर थे, तो कहीं ना कहीं से उनको ये फंगल इन्फेक्शन या अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाने की वजह से हो गया है और ये अभी इतना प्रेजेंट करने लगा है। हम ज्यादातर देख रहे केसेस ये राइनो ऑर्बिटो सेरिब्रल हम इसको बोलते हैं, यानी नाक में वो फंगस, ब्लैक फंगस देखा जाता है और नाक से होते हुए वो साइनसेस को इन्वॉल्व करता है, इवन आंख को भी इन्वॉल्व करता है, ब्रेन तक भी जाता है। तो इसमें इसका जो मेन ट्रीटमेंट है वो एंटी फंगल ड्रग्स उसमें दिए जाते हैं और क्योंकि वो ड्रग्स का पेनिट्रेशन, ब्लड फ्लो अगर कम है तो उस एरिया में नहीं जा सकते, तो वो पूरा जो फंगस इन्फेक्शन है उसको सर्जिकली डिब्राइड करना यानी उसको सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है। यहाँ तक कि मैम कुछ पेशेंट्स हमने ये भी देखा है कि अगर वो इन्फेक्शन आंखों में भी फैल चुका है तो कई लोगों की आंख भी पड़ी है और इनफैक्ट ये जो इन्फेक्शन है इसकी मोर्टेलिटी भी काफी हाई है, मतलब मृत्यु दर भी जो मेरी नॉलेज है उसमें काफी हाई है। इसके बारे में आप कुछ लोगों को अवगत कराना चाहेंगे मैम? मैं ये कहना चाहूंगी कि जिनको भी जो लोग कोविड से अभी ठीक होके निकले हैं उनको अपने आप को ये ध्यान रखना पड़ेगा, एक ओरल कैविटी में उनको ध्यान देना पड़ेगा। अगर उनको नाक ज्यादा बह रहा है तो उनको तुरंत ENT कंसल्ट करना चाहिए। चेहरे नाक बहना, अगर चेहरे पे स्वेलिंग आ रही है, अगर आंख में उनको विजन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है या उनको परसिस्टेंट हेडेक रह रहा है तो उनको तुरंत अपना जांच करवाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो कोविड में से तो बाहर निकल गए हैं लेकिन उनको ये ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हो गया। जी मैम, यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा हमारे दर्शकों के लिए कि मैंने काफी लोगों में देखा है, बीइंग इमरजेंसी पेशेंट, काफी पेशेंट ऐसे आते हैं दिखाने के लिए जो कि बिना किसी डॉक्टर की सलाह के स्टेरॉइड थेरेपी ले रहे हैं, या तो वो मेडिसिन शॉप से स्टेरॉइड खरीद के खा रहे हैं या फिर ऐसा भी होता है कई घर में किसी और को इन्फेक्शन हुआ था और या किसी दोस्त को इन्फेक्शन हुआ था, उनको स्टेरॉइड डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की थी उनकी बीमारी के अनुसार और उन्होंने उनसे सुन के कि हाँ मैंने स्टेरॉइड लिया और मुझे लेने के बाद मैं कोविड से ठीक हो गया, तो एक मैजिक ड्रग है, आप भी ले सकते हैं। इस तरह के काफी केसेस हमको देखने को मिलते हैं। तो लोगों से एक अपील है कि बिना अपने फिजिशियन या अपने डॉक्टर की सलाह के प्लीज इस तरह से आप स्टेरॉइड ना लें, इसके काफी ज्यादा दुष्परिणाम हो सकते हैं। जान का खतरा, जो ब्लैक फंगस डिजीज है उसकी वजह से जान का खतरा, आंख जाने का खतरा बढ़ सकता है। तो प्लीज आप इस तरह से ओवर द काउंटर खरीद के स्टेरॉइड्स को ना लें। डॉक्टर पीयूष, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी जो कोरोना महामारी चल रहा है तो इस कोरोना काल में कैंसर के मरीजों को क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए ताकि वो कोरोना से बचे रहें और दूसरी बीमारियों से भी बचे रहें? देखिए, सबसे ज़रूरी जो कोविड गाइडलाइन है, जो कोविड बिहेवियर बोला गया है, जिसको हम लोग अगर शॉर्ट फॉर्म में देखें SMS मतलब सोशल डिस्टेंसिंग, इसके बाद मास्क
थर्ड इज सैनिटाइजेशन। ये 3 चीज़ों को तो फॉलो करना ही करना है। इसके अलावा डाइटरी चेंजेस, जैसे थोड़ा सा जो वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है उसकी तरफ ध्यान देते रहे तो इम्यूनिटी उनकी थोड़ी मेंटेन या रिस्टोर्ड रहे। अपना ड्रिंकिंग, अभी क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो ओरल फ्लूइड भी प्रॉपर रहे। इस और कोई भी सिम्टम्स अगर आते हैं तो उसके लिए जल्दी से जो भी ट्रीटिंग फिजिशियन है, डॉक्टर है, उसको दिखाएं। जी सर। डॉक्टर सिद्धार्थ, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मरीजों में काफ़ी सारे कैंसर के ऐसे मरीज हैं जो या तो कोविड उनको हो चुका है, वो ठीक हो चुके हैं, या फिर काफ़ी वृद्धावस्था में हैं या यंग एज के भी पेशेंट हैं जिनको मन में ये डाउट होता है कि क्या हम कोरोना की वैक्सीन ले सकते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोरोना के वैक्सीनेशन के काफ़ी स्टैंडर्ड गाइडलाइंस दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और अथॉरिटीज़ ने बताया है कि ये जिनमें भी हाई रिस्क है कोविड का तो उनको डेफिनेटली लेनी चाहिए ये वैक्सीन। ओके, अगर अब कुछ लोगों को इस पर डाउट आ रहा है कि मे बी वैक्सीन के कारण कोरोना हो जाएगा, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि वैक्सीन के कारण कोरोना नहीं हो रहा है। प्रोबेबली शायद कोरोना के आप लेटेंट फेज में थे और वो पूरा मैनिफेस्ट होने के वक्त आपने प्रोबेबली वैक्सीन लगा लिया और आप इन्फेक्ट कहीं और से हो जाए, तो वैक्सीन से इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। हाँ, कई बार लोगों का दूसरा आर्ग्यूमेंट ये आता है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी हमें कोरोना हो गया तो वैक्सीन से तो कोई फायदा नहीं हुआ। मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि वैक्सीन से भले ही इन्फेक्शन ना रुके, लेकिन कोरोना होने के कारण जो बहुत ज़्यादा जिनको तकलीफें लग रही है, वेंटिलेटरी रिक्वायरमेंट बोलते हैं हम जिसको, हॉस्पिटल एडमिशंस हैं, तो ऐसे लोगों को हॉस्पिटल एडमिशंस की जरूरत कम पड़ रही है और ऐसे लोग मोस्ट ऑफ द पेशेंट घर में ही ठीक हो जा रहे हैं। अब उसमें भी कुछ लोगों के आर्गुमेंट आते हैं कि उन्होंने किसी को देखा है कि उन्होंने वैक्सीन लगाई और कुछ दिन में उनकी डेथ हो गई या कोई बूढ़े मरीज की इस टाइप से। तो अगेन मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि ये भी एक टाइप के र्यूमर्स है, क्योंकि उसमें कोई प्रॉपर हमारे पास एविडेंस नहीं है कि उनके एग्जैक्टली किस चीज़ से प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि ऐसे कोई प्रॉपर नोटिफिकेशन तो नहीं देखने को मिले हैं। एंड इसमें बस इतनी बात ध्यान में रखनी है कि अगर किसी को कोई दूसरी बीमारी है, कई बार ऐसा रहता है कि लोगों को ये लग रहा है कि ये कोरोना का ट्रीटमेंट है। ये कोरोना का ट्रीटमेंट नहीं है, ये कोरोना की सीवियर डिसीज को होने के लिए दवाई है। इवन बहुत लोगों से जब हम मरीजों से बात करते हैं तो उनको लगता है हमें कोरोना नहीं हुआ तो हमें वैक्सीन लेनी है क्या? कोरोना नहीं हो उसके पहले ही वैक्सीन लेनी है, तो ये समझना भी जरूरी है। अब कैंसर के मरीजों को कब वैक्सीन लेनी है, अगर ये है तो उसमें मैं यही बताना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन आप जब ले रहे हैं तो आपको जस्ट इंश्योर करना है कि कीमोथेरेपी के कारण या रेडिएशन के कारण कई बार आपके ब्लड काउंट्स कम हो सकते हैं, ऐसे में आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम ज्यादा रह सकती है। तो ऐसे टाइम पे आप वैक्सीन लेंगे तो पहली बार वैक्सीन का असर कम आएगा। सेकंड थिंग, ये दवाइयों से या रेडिएशन के कारण जो भी आपको तकलीफ हो रही है, साथ में वैक्सीन के कारण बुखार और थकावट होती है तो थोड़ा सा आपको ज्यादा तकलीफ हो सकती है। तो आप उसका ड्यूरेशन थोड़ा सा प्लान कर लीजिए। आप ऐसे ड्यूरेशन में लीजिए कि कीमोथेरेपी के 7-8-10 दिन बाद लीजिए, एंड थोड़ा सा आप गैप मेंटेन करते हुए इजीली वैक्सीन ले सकते हैं। अभी जो भी हमारे एक्सपर्ट्स की राय है, मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय है, उनका यही कहना है कि मोस्ट ऑफ द सॉलिड ट्यूमर्स में तो वैक्सीन को होल्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ हिमेटोलॉजिकल कैंसर जो ब्लड कैंसर्स होते हैं क्योंकि उसमें इम्यूनिटी अफेक्टेड रहती है, तो ऐसे में या कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स है जैसे कि रिटुक्सिमैब, तो ऐसे लोग अपनी वैक्सीन के लिए उन्होंने एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन दिया है कि ट्रांसप्लांट के बाद 3 मंथ्स के बाद ही वैक्सीन लेना है। रिटुक्सिमैब अगर इंजेक्शन लेना है तो भी 2-3 महीने के बाद लेना है, ताकि आपको प्रॉपर इम्यूनिटी भी डेवलप हो पाए, और क्योंकि ये लाइव वायरस है तो उससे आपको ज्यादा साइड इफेक्ट भी ना हो। और इन केस अगर आपको वैक्सीन लगाने के बाद ज्यादा तकलीफ हो रही है, समझ एक आध दिन तो लोगों को सुस्ती रहती है, कभी कभी छोटा मोटा बुखार भी रहता है, लेकिन अगर वो 1-2 दिन में ठीक नहीं हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर को जल्दी कंसल्ट कीजिए, आप घर में मत बैठे रहिए, ठीक है। तो आप अगर जल्दी कंसल्ट करेंगे तो अगर वैक्सीन के बाद कोई प्रॉब्लम हो भी रही है तो उसे भी डील किया जा सकता है। तो वैक्सीनेट होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि कैंसर के मरीज जिनको अभी इलाज चल रहा है, कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी या सर्जरी की गई है और दवाइयों पे हैं अभी, उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो एक तो वैक्सीनेशन करवाएं, और करवाने से पहले अपने मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट करें एक बार कि क्या ये सही समय है वैक्सीन लेने का। और जो लोग
दूर बैठे हैं, मतलब जो लोग समझिए कि रायपुर से दूर बैठे हैं, जहाँ पे आप सिर्फ ये चीज पता करने के लिए आप आना जाना नहीं कर सकते, तो इसके लिए मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा कि आप लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन के द्वारा या वीडियो कंसल्टेशन के द्वारा भी अपने कंसल्टेंट से डिस्कस कर सकते हैं इन चीजों को, और उसके बाद अपने ही घर के पास में जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पे वैक्सीन ले सकते हैं। तो आज की इस चर्चा पे यहीं पे हम विराम देना चाहेंगे। आशा करते हैं कि आप सब लोगों को बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां टोबैको के हानिकारक लक्षणों से और इसके द्वारा होने वाले कैंसर और उसको किस तरह से हम रोक सकते हैं या उसका किस तरह से इलाज किया जा सकता है, इसके बारे में आपको काफी सारी जानकारियां मिली होंगी। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा डॉक्टर नूरा मैडम का, कंसल्टेंट ऑन्को सर्जन है, डॉक्टर पीयूष शुक्ला सर जो कि कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, एंड डॉक्टर सिद्धार्थ तुर्वे सर जो कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, और मैं डॉक्टर अजय कुमार मिश्रा NH MMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर से। धन्यवाद।